राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ये एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खास खबर का। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी रणनीति में राहुल गांधी का जोर विदेशी ताकतों के आगे उनके नेतृत्व को कमजोर साबित करने पर है। उन्होंने दूसरे देशों की हस्तियों संग बातचीत का एक कार्यक्रम चला रखा है, जिसके जरिए वह लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। राहुल इन चर्चाओं में कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, मीडिया पर मोदी सरकार का नियंत्रण है। उनके मुताबिक 2014 के बाद निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी संस्थाओं पर सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी के कमजोर होने की वजह से चीन हमारी जमीन पर घुस आया। उन्होंने शुक्रवार को यहां तक कहा कि भारत में होने वाली घटनाओं पर अमेरिकी सरकार की चुप्पी उन्हें खलती है। सवाल यह है कि विदेशी ताकतों के आगे राहुल जिस तरह से भारत की छवि पेश कर रहे हैं, उससे उन्हें क्या हासिल होगा। एक तरफ राहुल कहते हैं कि भारत में संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के कब्जे में हैं। वह चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं, न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। ऊपर से मीडिया को लेकर उनका यह कहना है कि वह आजाद नहीं है। राहुल यह सब कुछ इस दावे के साथ कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है, वह भी पूरी दुनिया के सामने। लेकिन देखा जाए तो अगर वाकई में बोलने पर रोक होती तो क्या राहुल गांधी इस तरह अमेरिका के एक पूर्व डिप्लोमेट के आगे अपनी भड़ास निकाल रहे होते? In Assam, the gentleman who's running our campaign over there has been sending me videos of BJP candidates running around with voting machines in their cars, right? And he's screaming at the top of his voice saying that, look, I've got a real serious problem here. But there's nothing going on in the national media. There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. Complete. There is absolute financial dominance that the BJP has. Right? There is absolute media dominance that the BJP has. It's not just the Congress. The BSP is not winning an election. The Samajwadi is not winning an election. The NCP is not winning an election. To fight elections, I need institutional structures. I need a judicial system that protects me. I need a media that is reasonably free. I need financial parity. I need a whole set of structures that actually allow me to operate as a political party. I don't have them. So, what's the answer? The answer is that when you behave the way the BJP is behaving, a lot of people get discontented very fast, and that's what's happening. And so the answer then is to bring these people together, but to understand that we are no longer in the same paradigm we were before 2014. We're in a different paradigm. We are in a paradigm where the institutions that are supposed to protect us do not protect us anymore. The institutions that are supposed to support a fair political fight do not do so anymore. तो आपने राहुल गांधी को सुना। उन्होंने अमेरिका के एक पूर्व डिप्लोमेट के आगे ये तमाम बातें कही हैं और राहुल वैसे भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी के कमजोर होने की वजह से चीन हमारी जमीन पर घुस आया। उन्होंने शुक्रवार को यहां तक कहा कि भारत में होने वाली घटनाओं पर अमेरिकी सरकार की चुप्पी उन्हें खलती है। सवाल अब ये यहां पर है कि विदेशी ताकतों के आगे राहुल जिस तरह से भारत की छवि पेश कर रहे हैं, उससे उन्हें क्या हासिल हो पाएगा? क्या वाकई में इस तरीके से वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएंगे? क्या कांग्रेस की सत्ता वापसी हो पाएगी इन रास्तों के जरिए? ये सवाल बरकरार है। लेकिन ये बड़ी अहम और चिंताजनक बात है कि अब दूसरे देशों के सामने इस तरीके से हमारे ही देश के राजनेता देश की छवि खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ अपनी रणनीति में राहुल गांधी का जोर विदेशी ताकतों के आगे उनके नेतृत्व को कमजोर साबित करने पर है।
और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से राहुल आनंद जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल आनंद जी, राहुल गांधी की बातचीत का वो पार्ट अभी आपने भी देखा होगा, सुना होगा। सर, क्या साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी? अगर आप किसी विदेशी शख्स के सामने बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो क्या देश का इस तरीके का चित्रण उन्हें वो फायदा दिला पाएगा जिसकी वो अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए प्रभु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सत्ता किसी के भी हाथ में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हो या गैर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हो, लेकिन देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो छवि है वो बिल्कुल अलग है। आप अपनी बातों से अगर सत्ता नहीं जीत पाते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत की छवि को खराब भी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भारत की मर्यादा पे और उसकी अखंडता पे चोट आता है। और राहुल गांधी जी के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि उनके अंदर जो डीएनए है वो तो खुद विदेशी डीएनए है, तो इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। और रही बात दूसरों से बात कर भारत की छवि के बारे में, और जो वो बातें करते हैं कि न्यायपालिका पे कंट्रोल है, चुनाव आयोग पे कंट्रोल है, बोलने की आजादी नहीं है, तो सबसे पहले तो राहुल जी को वायनाड जाना चाहिए, क्योंकि कल के पेपर में प्रकाशित हुआ था कि वायनाड की जनता ये कह रही थी कि हमने ऐसे सांसद को चुना है जो हाई सिक्योरिटी में रहता है और उसे हम लोगों से मिलने तक का मौका नहीं मिलता है। हमें आम आदमी चाहिए जो हमारी बातों को सुने और हमारी बातों को सुनकर विकास की गंगा को बहाए। और जहां तक न्यायपालिका की और चुनाव आयोग की बात है, तो ये खंडन करना कि उस पे मोदी सरकार का एक छत्र राज है, तो ये गलत है। बिल्कुल राहुल जी, आपको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी MSP पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं। वह किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका के एक पूर्व डिप्लोमेट से बात करते हुए उन्होंने हमारे देश का चित्रण किया, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसी मसले पर हमारी बहस हो रही है। फिलहाल राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। राहुल आनंद जी, उन्होंने चीन का मसला भी एक बार फिर से उठाया। देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन का मसला उठाया हो, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि चीन जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में घुस आया है उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा देश अंदर से विभाजित है, हमारा देश अंदर से कमजोर है। देखिए परवीन जी, राहुल गांधी जी जो बातें करते हैं उनके कहनी और कथनी में बहुत ही फर्क होता है। इन्हें तो ये पता नहीं होता है कि देश के अंदर जब सरकार चल रही है या जिस सरकार के कभी वो साझेदार भी रहे हैं, उस सरकार के अंदर कौन कौन से विभाग हैं। जो वायनाड में जाकर, तमिलनाडु में जाकर उन्होंने एक विभाग के बारे में चर्चा की थी, वो इससे रूबरू नहीं। ये चाइनावादी नीति की वजह से जरूर हम पे चढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात जरूर कहा था कि हम मार मार के मरेंगे। गलवान में हमने इस चीज को प्रूफ किया है और इसको लोहा भी माना गया है। रसिया ने, चाइना के भी लोग कह रहे हैं कि हमारे सैनिक मारे गए हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चाएं भी हुई हैं और उसी का ये परिणाम था कि आज चाइना को अपने कदम पीछे करने पड़े। अपने विस्तारवादी नीति को भारत ने जब टक्कर दिया और अपनी इच्छा शक्ति और मजबूती के साथ वहां पे अपनी बातों को प्रकट किया तो चाइना को पीछे हटना पड़ा। और रही बात पाकिस्तान की और राहुल गांधी जी की, तो पाकिस्तान और चाइना जो स्क्रिप्ट लिख कर देता है उसे राहुल गांधी जी बस पढ़ते हैं, उसको वो यहाँ पर प्ले करते हैं और लोगों के बीच में बताते हैं, जिसको जनता ने नकारा है। कभी देश की आजादी में प्रथम भूमिका में रहने वाली पार्टी को आज यहाँ की जनता ने नकारा है, तो कहीं ना कहीं उनमें छद्म और ओछी मानसिकता की राजनीति आ गई है, इसलिए ये हो रही है। ये तो वही गैंग है जो सबूत मांगता है उरी पे और सर्जिकल स्ट्राइक पे। तो हमारी इच्छा शक्ति और हमारी सरकार की दृढ़ निश्चय संकल्प जो है वो बहुत मजबूत है और इसके वजह से चाइना ने अपने कदम पीछे हटाए हैं और देश को जो विभाजित कर चलने की जो बात ये कर रहे हैं, तो मैंने आपको अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को स्पष्ट किया था कि राहुल गांधी जी के अंदर वो ईरान का डीएनए है, इटली का डीएनए है, जिसकी वजह से ये टूट की और फूट की राजनीति करते हैं और इनकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है और इस बार जिस तरीके की बातें उनके द्वारा कही गई हैं उसको देखकर और सुनकर तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं परिपक्वता की कमी है और उन्हें समझना चाहिए कि किस तरह की बातें जो है अन्य देशों के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं या वहाँ के लोग होते हैं उनके सामने रखनी चाहिए। कह रहे हैं वो कि भारत के मामलों में विदेशी दखल ज्यादा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि विदेशी दखल ज्यादा है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अमेरिका क्यों चुप है। ये बड़ा सवाल है, उन्हें अमेरिका की चुप्पी खलती है। देखिए, अमेरिका देश के अंदर भी लोकतंत्र की हत्याएं होती हैं, जिसको ट्रंप और जब जो बाइडेन के बीच में जब इलेक्शन हो रहा था उसको हमने देखा था। तो ये जो अमेरिका को जो उकसाकर बुलवाने की जो बात होती है, ये कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता को दिखाता है। आप कैसे हैं, आज पूरे विश्व में हमारे भारत का परचम लहरा रहा है और विश्व गुरु बनने के पथ पे हमारा देश अग्रसर है और अग्रणीय है। और कोरोना काल के अंदर में 1 साल के अंदर अगर कोरोना का वैक्सीन आ जाता है और हम अपने देश से अन्य देशों को भेजते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धता है और यही विदेश नीति है जो पूरा देश हम पे देख रहा है। और हमने जो इंसानियत दिखाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी हमसे वैक्सीन मांग रहा है, तो हमने उन्हें कहा है कि हम आपकी भी मदद करेंगे। और जहां तक बोलने की आजादी की बात कर रहे हैं, तो अभी हालिया संदर्भ में आपको इंगित करा देता हूं कि जो किसान आंदोलन हुए उसमें जिस प्रकार का कृत्य किया गया था, अगर ये बोलने की आजादी नहीं होती तो आज वो किसान नेता आंदोलन पर नहीं बैठे होते, आज वो घूम घूम कर प्रचार नहीं करते। बिल्कुल राहुल आनंद जी, अगर बोलने की आजादी नहीं होती तो शायद खुद राहुल गांधी इस तरह की बातें अभी नहीं कर पा रहे होते। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब शरदा भावना नाल मनाया। 70 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी के बारे में हम बात कर रहे हैं। राहुल आनंद जी पहले से ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अब कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राहुल आनंद जी लाइव जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, सवाल ये है कि जिस तरह की बातें राहुल गांधी की तरफ से अमेरिका के एक पूर्व डिप्लोमेट के सामने कही गई है, उनसे क्या हासिल होगा राहुल गांधी को? क्या इस तरह का चित्रण सही है? क्या आपको वाकई में लगता है कि किसी और देश के नुमाइंदे के सामने हमारे देश का इस तरीके का चित्रण होना चाहिए? देखिए, मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी जी अगर किसी भी बड़े अर्थशास्त्री या किसी बड़े समाज सेवक या कोई प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, अगर चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर इसमें सरकार को आपत्ति क्या होनी चाहिए? अगर सरकार समझ रही है कि वो सारी चीजें ठीक किया, उसने अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों को उसने एकदम सही किया है और चाइना के मुद्दे को एकदम सही किया है, पाकिस्तान के मुद्दे पे वो एकदम सही जा रहे हैं, देश की अगर सारी चीजें वो सही तरीके से कर रहे हैं, तो फिर सरकार को डरने की बात क्या है? जरूरत क्या है? नहीं, सरकार उस वजह से नहीं डर रही। रत्नाकर जी, मेरा सवाल ये है, हमारे देश में प्रबुद्ध जनों की कमी है क्या, या फिर कांग्रेस के अंदर ही ऐसे लोगों की कमी है क्या जिनसे राहुल गांधी इस तरह की बातें कर सके किसी और देश के सामने? क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो हमेशा यही कहते हैं, सर अपने घर की बातें घर में रहे तो ही अच्छा है, अगर आप कहीं बाहर कहेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा उससे? नहीं, देखिए, जिस प्रकार हमारे विदेशी मीडिया को जो है वो खबर नहीं होती है कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, तो अगर राहुल गांधी जी इस माध्यम से अगर चीजों को बता रहे हैं, चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, तो इसमें सरकार को कोई डरने की बात तो है नहीं, मोदी जी को कोई इसमें आपत्ति लेने की बात तो है नहीं। अगर वो कोई अपने देश की कोई शिकायत तो कर नहीं रहे, उन्होंने चीजों को जो चीजें होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, जो देश से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के बारे में अर्थशास्त्रियों से अगर वो चर्चा करते हैं तो उस चर्चा में किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। वो देश की बुराई नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में अगर अर्थव्यवस्था अगर खराब चल रही है तो उससे किसी अर्थशास्त्री से, बाहर के अर्थशास्त्री से भी अगर कोई चर्चा कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुरी चीज है? इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कोई भी दल हो, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। चर्चा तो हम किसी से भी करते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, स्काइप के माध्यम से हम कहीं से बैठे कहीं किसी से भी चर्चा कर सकते हैं। तो किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से अगर हम चर्चा कर रहे हैं चीजों को लेके, तो उसमें हर्ज क्या है? वो तो यहाँ पे भी लोगों से बात करते हैं, जाते हैं, मीटिंग करते हैं, यहाँ पे तो लोगों से व्यक्तिगत 1-to-1 मिलते हैं, बात करते हैं।
ठीक है, तो बताइए वहाँ पे राहुल किसी आनंद प्रभुत्व जी। से चर्चा होती है तो कोई इसमें आपत्ति की बात बिल्कुल, नहीं है। रत्नाकर जी जवाब ले लेते राहुल आनंद जी से, दिक्कत कहाँ आ रही है अगर वो इस तरीके की बातें किसी और से कर रहे हैं? देखिए पल्लवी जी, मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। गद्दारी के किले ढह गए, राष्ट्रवाद की सोच से सांप नेवले एक हो गए मोदी तेरे खौफ से। 1977 की इमरजेंसी, 1984 का सिखों का नरसंहार, 1990 में कश्मीरी हिंदू नरसंहार तक संविधान सुरक्षित था। मगर 5 वर्षों में 1300 से ऊपर अगर आतंकवादी मार दिए गए तो संविधान खतरे में आ गया, न्यायपालिका का अस्तित्व चला गया और बोलने की आजादी छीन गई। और जहां तक रत्नाकर जी जो बातों को कह रहे हैं, तो रत्नाकर जी कह रहे हैं कि सरकार डर गई। इसमें सरकार डरी कहां है? और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है तो एक बार आप उठाकर लेवल देख लें कि अर्थव्यवस्था कहां से कहां की तरफ चला गया है। और जो गोल मटोल जो बातें रत्नाकर जी कर रहे हैं, बातें करना अच्छी बात है, संवाद होना चाहिए, अगर कुछ कमियां हैं तो वो निखर कर आनी चाहिए, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं दूसरे के सामने जाकर, ये गलत है। आप देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि खराब कर रहे हैं, जबकि हमारे देश की तरफ सारे देश भरोसे की नजर से और विश्वास के डोर के साथ देख रहे हैं कि हमारा देश उनको मदद करे और हमारे देश के लोग कहां कहां जाकर परचम लहरा रहे हैं। और गोलमट जो फ्लॉप है, जो सरकार में रहकर जो फ्लॉप हो गए और जो बचकाना हरकत कर जाते हैं, जब बोलते हैं तो वो 2500 बोल जाते हैं, उनको यही पता नहीं है कि 2500 होता है या 2500 कहना है। वो अगर इस प्रकार का बात करे तो कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व पे ये सवालिया निशान तो जरूर उठता है कि वो कर क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। ये वही कांग्रेस की सरकार है, जब होटल ताज पे आक्रमण हुआ था तो उनको फैसले लेने में कितने वक्त लग गए थे। तो जिनका मनोबल और इच्छा शक्ति ही कमजोर है, वो किस प्रकार से करेंगे? जो जनता के द्वारा नकारे जा चुके हैं, वो अपने देश में रहकर जयचंद्र का किरदार निभाने पे ज्यादा अमल कर रहे हैं। जी बताइए रत्नाकर सिंह जी। जी पल्लवी जी, देखिए जो राहुल जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे हैं वैसे हैं, गद्दार हैं, ये जरा अपने गिरेबान में झांक के देखे हैं कि आज कह रहे हैं कि ये हमारा देश प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, और बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की, 19वीं शताब्दी की। अरे भाई साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के युग में हम और आप हैं, और आज जो समाज जो खराब हो रहा है या बिगड़ रहा है, देश की परिस्थिति जो बिगड़ रही है, उसके बारे में अगर आपकी सरकार है चर्चा करेंगे तो वो ज्यादा ही लोगों के लिए वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहेगा। रही बात आप राहुल गांधी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कुछ चीजें बता देता हूं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तक्षशिला जो है पटना में है, बिहार में है। तो आपको क्या लगता है कि तक्षशिला बिहार में है? उन्होंने तो ये भी कहा था कि गुरु नानक और कबीरदास जी साथ में बैठ के और चर्चा करते थे। तो गुरु नानक किस युग के थे और कबीरदास जी किस युग के थे? तो ये जरा हास्यास्पद वाली बातें आप इस तरह की नहीं करिए और व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगाइए। अगर आपको बात करना है, चर्चा करना है तो देश के बारे में संदर्भ में करिए। राहुल गांधी जी ने आप लोगों को चेताया था कोरोना के बारे में भी। 12 फरवरी का उनका ट्वीट देखिए, 2020 को 12 फरवरी को उन्होंने चेताया था कि कोरोना की लहर बहुत तेजी से आ रही है, आप उस लहर पे कंट्रोल करने के लिए तैयारी करिए। लेकिन मोदी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की और वहीं पे जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी थे वो संसद में राहुल गांधी के ऊपर हास्यास्पद बयान दे रहे थे। तो आप जरा विपक्ष को गंभीरता से लेना शुरू करिए और जरा व्यक्ति की महिमा मंडन और मोदी महिमा मंडन से जरा ऊपर उठ के देश हित के बारे में सोचिए। राहुल आनंद जी, देश हित के बारे में लगातार आप बातें करते हैं, लेकिन रत्नाकर जी कह रहे हैं कि पहले आप खुद देश हित के बारे में सोचिए और मोदी महिमा मंडन से ऊपर उठिए। देखिए पल्लवी जी, मैं रत्नाकर जी को बता दूं कि राष्ट्रवाद तो हमारे डीएनए में बसता है, और मोदी जी हो या इंदिरा जी हो, सत्ता आती है और जाती है। इंदिरा गांधी जी ने भी अपने शासन में कुछ डेयरिंग डिसीजन लिए थे, तो इंदिरा गांधी जी का भी नाम है। लेकिन अभी का युग और कल युग बदल चुका है। यहाँ पे मोदी जी जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो काफी सराहनीय कार्य है। और जहां तक विपक्ष है तो विपक्ष बहुत मजबूत होनी चाहिए, और विपक्ष का हम सम्मान भी करते हैं, क्योंकि आपका आलोचक अच्छा होगा तो आप में निखार आएगा, ये होना चाहिए। लेकिन आलोचक हमारा सही दिशा में चले और विपक्ष सही दिशा में चले, ये विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन हमारी विपक्ष
उठ डालो और राज करने पे ज्यादा अमल करता है। वो दूसरे के सामने जाकर रोना चाहता है, ये गलत है। विपक्ष में ये आईना देखना चाहिए। चलो मैंने माना कि कुछ दाग मेरे दामन में भी है, लेकिन आप अपने आईने को भी तो साफ कीजिए। आप भी तो देखिए कि आप किस किस प्रकार के कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। आप सेना से सबूत मांगते हैं, आप मोदी जी को हर वक्त ललकारते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं। आप उनको चौकीदार चोर कहते हैं, जबकि इस देश के लोगों ने ही चौकीदार अपने आप को मान लिया और मोदी जी को सत्ता में दोबारा से काबिज किया और पूरे बहुमत के साथ काबिज किया। और जहां तक कोरोना की लहर की बात थी, तो मैं इस चीज को मानता हूं कि राहुल गांधी जी का ट्वीट आया था, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसको भी ध्यान में रखकर लॉकडाउन देश के अंदर लगाया गया था, क्योंकि जो हमारे विशेषज्ञ हैं और जो सरकार को जो सलाहकार हैं, उन लोगों ने सारी स्थिति को वर्णन कर लॉकडाउन लगाने के लिए सलाह दिया था, जिसमें हमारी विपक्ष की भी भूमिका थी, उनके साथ भी बैठकें की गई थी। तो विपक्ष का सम्मान जरूर है, लेकिन विपक्ष का सम्मान सकारात्मक ऊर्जा अगर लगाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल आनंद जी, रोक रही हूँ आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी एक बार फिर से। ये कह रहे थे राहुल गांधी कि ना सिर्फ कांग्रेस, बीएसपी, सपा और तमाम उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का यहां पर नाम लिया कि इन सब में से कोई भी चुनाव नहीं जीत पा रहा है। सर, लेकिन मैं पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालती हूं तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ में आप जीत गए, झारखंड में आप जीत गए, कांग्रेस राजस्थान में वापस आ गई और साउथ के जितने भी स्टेट है वहां पर बीजेपी के सहस्र पर है, वो सब जानते हैं। राहुल आनंद जी भी जानते हैं कि साउथ में कितना जनाधार है भारतीय जनता पार्टी का। अगर वाकई में ऐसा होता तो इन राज्यों में आपकी सरकारें कैसे आ गई सर, चाहे वो गठबंधन से हो या फिर इंडिविजुअल भी आपकी सरकार है, जैसे कि राजस्थान एक स्टेट ऐसा है? देखिए, राहुल जी के कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकारें, हम इतना लोग इतना ये करते हैं, क्या बोलते हैं, अपना इतना विरोध कर रहे हैं आज के समय में मोदी सरकार का, लेकिन फिर भी जो जनमानस जितना विरोध कर रही है, अगर वोटिंग हो रही है तो वहाँ पे रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे हैं सही तरीके से? मतलब अगर जहाँ पे अगर सर्वे भी किया जा रहा है, वहाँ पे अगर देखा जा रहा है कि मोदी या भाजपा सरकार के विपक्ष में ज्यादा लोग खड़े हैं, फिर भी वहाँ
सरकार भारतीय जनता पार्टी बना ले रही है, तो इसका क्या कारण है? क्यों नहीं दूसरे दलों की सरकारें बन पा रही हैं? तो इसका एक ताजा उदाहरण आप कल के जो है ईवीएम जो पकड़ाया गया है असम के बीजेपी विधायक की गाड़ी में, उसको भी ले सकती हैं आप। उसी संदर्भ को जोड़कर उन्होंने ये चीजें बोला है कि आखिर में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या साठगांठ हो रही है, जिसकी वजह से जो जनता जिसको चुनना चाह रही है या चुन रही है, वो आदमी चुन के नहीं आ पा रहा है। कहीं न कहीं ईवीएम जैसा मशीन बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा पकड़ाया जा रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं एक ये चीजें दिख रही हैं कि कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ दिखाई दे रहा है, और इसमें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पे भी सवालिया निशान खड़ा होता है। तो राहुल गांधी जी का, तो रत्नाकर जी, मेरा सवाल तो वही रह गया ना सर, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके बारे में राहुल गांधी या फिर आपका क्या विचार है, या कांग्रेस पार्टी का क्या विचार है? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी होती या ये संवैधानिक संस्थाएं इतनी भ्रष्ट हो चुकी होती, तो इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी वापस क्यों नहीं आ गई? देखिए, इसमें वही कहने का मतलब यही है कि आप अगर ईवीएम जैसे लोकतंत्र में ईवीएम का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, जनता चुनती है इसको ईवीएम के माध्यम से, उसका चुनाव होना चाहिए। लेकिन ईवीएम में ही अगर मैनिपुलेट किया जाएगा, अगर ईवीएम ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, तो इसमें जनता चुन के कहाँ पे, जिसको चुन रही है वो प्रत्याशी चुना कैसे जाएगा? तो सवाल ये है। तो उसके संदर्भ में राहुल गांधी जी ये चीज कह रहे हैं। और देखिए, ये क्या है, आज परिस्थितियां एकदम अलग हैं। परिस्थितियां ये है कि आज के संदर्भ में लोकतंत्र जो नहीं रह गया है, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। उसमें उनके कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वह सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे न्यायपालिका हो, उन पे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का कंट्रोल बढ़ गया है, हस्तक्षेप बढ़ गया है, जिससे कि यह एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। और उन एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में कर रही है जहां पे कि इलेक्शन हो रहे हैं, और विपक्ष के नेताओं के ऊपर उन एजेंसियों का दबाव बना करके और उनको चुप बैठा दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र में इस तरह का जो वाकया किया जा रहा है, तो यह एक ऑटोक्रेसी की तरफ धकेला जा रहा है पूरे लोकतंत्र को। तो इस पे राहुल गांधी जी का कहना है कि लोकतंत्र जो है वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए, और जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। उनके कहने का यही तात्पर्य है, जिससे कि आम जनता को सही तरीके से न्याय मिल सके और लोकतंत्र सही तरीके से चल सके, और सही लोकतंत्र में चुन के आ सके, और एजेंसियां जो है वो पक्षपातपूर्ण किसी के ऊपर रवैया न अपनाए। कहने का उनका यही तात्पर्य है। ठीक है राहुल आनंद जी, उनके तात्पर्य से आप संतुष्ट हैं। और मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगी, चुनाव आयोग पर आप अगर इतना ही कंट्रोल रखते हैं तो हम उम्मीद कर लेते हैं केरल में भी आपकी सरकार बन जाएगी, तमिलनाडु में भी आपकी सरकार बन जाएगी, पश्चिम बंगाल में भी आप आ ही रहे हैं, असम में भी आप आ ही जाएंगे। देखिए पल्लवी जी, रत्नाकर जी ने जो बातें की और आपने जो सवाल किया वो काफी बेहतरीन सवाल है। मैं आपके सवाल को भी स्पष्ट करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि रत्नाकर जी ने जो एक बात कही कि सर्वे के आधार पर सरकार बना लेना, तब तो इनको हर जगह सरकार बना लेना चाहिए। और बिहार में भी इनकी सरकार बन गई थी, तो इनको तो सीएम को शपथ तक दिलवा देना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने भी जब मैं भी बच्चा था तो पढ़ता था, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दो बातें होती थी। प्रैक्टिकल बातें अलग होती है, थ्योरेटिकल बातें बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन लेट इट बी एज्यूम जो हम लोग कहते थे, माना कि उसका एक्ट है, यही चीज वो कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि किसी भी का अगर सवाल का जवाब निकालना है तो उसको एज्यूम कर लेते हैं और उसको निकाल लेते हैं। और जो 5 स्टेट में जो चुनाव हो रहे हैं, जहां हमारी पकड़ सत्ता के ऊपर, तमिलनाडु की बात आपने खुद कही है, तो तमिलनाडु में तो फिर हमारी सरकार बन जानी चाहिए। हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाना चाहिए। लेकिन ये लोकतंत्र है, आप अपनी विचारों को, अपनी बातों को जनता के बीच में ले जाकर आप उनसे वोट मांगते हैं। अगर जनता आपको नकारती है तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने हमें नकारा है। जैसे राजस्थान में नकारा, हमें वोट मिला लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। महाराष्ट्र में हुआ, हमें वोट मिला, हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन हमने कोई आरोप इन पर नहीं लगाया। इनके पास वोट मिले थे, इनके पास बहुमत का आंकड़ा था, इन्होंने सरकार बना ली, अच्छी बात है।
सत्ता परिवर्तनशील होती है वो होनी चाहिए। और जहां तक ईवीएम पे और पे सवाल है तो और इन्होंने एक चीज नहीं कही जो ये आगे चलकर कह सकते थे, वो कह सकते थे ये कि ईवीएम का प्रोडक्शन भी भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, क्योंकि उसमें पहले से सेट किए हुए हैं और ये लोग अपना सरकार बना ले रहे हैं। और रही बात सीबीआई ईडी की और न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका ने भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसको न्यायपालिका ने नकारा है। इसका जीता जाता उदाहरण है किसान बिल, जिसको सुने हुए, बिना सुने, जनता के हित को देखते हुए, किसानों के हित को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 1.5 साल तक का रोक लगा दिया। बोला कि तब तक नहीं होगा जब तक सरकार इसको स्पष्ट नहीं करती है। अगर न्यायपालिका हमारे कंट्रोल में होती तो वो भी हमारे पक्ष का होता। और जहां तक सीबीआई और ईडी की बात है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीआई और ईडी कहीं पे छापा मार रही है तो अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो वो किस केस के आरोपित हैं, आरोप भी है उनके ऊपर तय है। तो आरोप है तभी सीबीआई छापा मार रही है। सीबीआई और किसी पे छापा क्यों नहीं मार रही है? और भी तो पार्टियां हैं, और भी तो लोग हैं जो चुनाव निपक्ष लड़ रहे हैं, निर्दलीय में लड़ रहे हैं, उनको तो डराया धमकाया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र है, वो सही है और वो गलत है। उन्होंने ऐसा किया है। वेस्ट बंगाल में शारदा चिट फंड लेकर ममता बनर्जी जी आज से नहीं बहुत पहले से घिरते आ रही हैं। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की जो आपकी सरकार है 100 करोड़ वसूली पे घेरी जा रही है। तो क्या वहां पे जांच नहीं होनी चाहिए? और जहां तक एनआईए की बात है तो अगर कोई सुरक्षा, राहुल आनंद जी, हम तो यही चाहेंगे देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष रूप से काम करती रहें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि धूमिल ना हो, ये तो सभी को ध्यान रखना होगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने हमें दिया। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के जितने भी ये बयान इस समय सामने आ रहे हैं उन पर बवाल मचा हुआ है और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय वरिष्ठ पत्रकार सह राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा अब उनका रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, स्वागत करती हूं सर आपका एएनबी न्यूज पर। सवाल सीधा सा है सर, लोकतंत्र फेल, मीडिया पर नियंत्रण, चीनी घुसपैठ, इस तरह का चित्रण दूसरे देशों के सामने हमारे देश का करना आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये चित्रण सही है? और जिस मकसद से इस तरह का चित्रण किया जा रहा है क्या उसका फायदा मिल पाएगा? सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर मेरा सवाल ये था, दूसरे देशों के सामने भारत का जिस तरीके का चित्रण राहुल गांधी की तरफ से किया गया, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? और जिस मकसद के साथ ये सब किया गया, क्या उस मकसद में कामयाब होते हुए आप कांग्रेस को देख पा रहे हैं? देखिए, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है और राहुल गांधी जी का प्रश्न है, मैं नहीं समझता हूं अगर उनको इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं, सड़क पर आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। ये देश की छवि को खराब करने के लिए आप विदेशों में या विदेशी लोगों के सामने समय समय पर इस तरह का बयान देना, वो भूल जाते हैं कि भी उनकी सरकार थी कांग्रेस की, इमरजेंसी इस देश ने देखी है और लोग उसको भूले नहीं हैं। जो हालात थे, इंदिरा जी ने जिस तरीके से सारी संस्थाओं के अधिकार और सब कुछ, और जो बुद्धिजीवी वर्ग के साथ या विपक्ष के साथ हुआ, तो किसी से छुपा नहीं है। देखिए, जो वो कहते हैं ऐसे हालात नहीं है, ये विश्व बिरादरी भी इस बात को भली भांति अच्छी तरह समझती है। जहां तक इलेक्शन का प्रश्न है, आप देखते होंगे विदेशी पर्यवेक्षक भी रहते हैं, विदेशी मीडिया रहता है, और किस तरीके से, देखिए ऐसा नहीं है अगर यहाँ कुछ होगा तो विश्व बिरादरी शांत बैठी रहेगी। जहाँ भी कुछ अगर मान लीजिए गलत लगता है तो वहां पर बिल्कुल विश्व पटल पर वो आवाज उठती है, उसके लिए चाहे कोई भी देश रहा हो। लेकिन इस तरह के साथ समय समय पर उनके जो बयान आते हैं वो मेरी समझ से परे हैं। देखिए, अब मैं अपने ऊपर बताता हूँ, एक्चुअली बहुत सारे चैनल्स पर जाता हूँ, मेरी अपनी राय है, मैं बोलता हूँ, वो सरकार के खिलाफ भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि बोलने की आजादी खत्म हो गई या सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई। देश है, संविधान से चलता है, संवैधानिक संस्थाओं से चलता है। ये बात अलग है कि जब कोई सत्ता में होता है तब सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है कि भी जो जांच एजेंसियां हैं या सीबीआई है वो पिंजड़े का तोता है। इस देश ने ये भी देखा है कि भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को मीडिया के सामने आना पड़ता है और कहना पड़ता है और मीडिया उसको दिखाता है, पब्लिक के रिएक्शन आते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वहां आवाज उठती है, चाहे वो राहुल गांधी उठाएं या ना उठाएं तब भी आवाज उठती है।
किसान अपनी आवाज उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो आपने देखा मीडिया के सामने आए ही हैं। अगर ऐसी कोई अघोषित इमरजेंसी या इमरजेंसी होती तो किसान भी अपना जो आंदोलन है वो नहीं कर रहा होता। शांतिपूर्ण आंदोलन जिस तरीके से आप देखेंगे दिल्ली के बॉर्डरों पर हो रहा है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि भी संस्थाएं खत्म हो गई? आरपी उपाध्याय जी, आप ये बात मान रहे हैं कि जो बातें राहुल गांधी की तरफ से विदेशी मंच पर या फिर विदेशों के प्रतिनिधियों के सामने रखी जा रही हैं, उन बातों को बेहतर रहेगा कि वो हमारी देश की जनता के सामने रखें, हमारी देश की जनता के बीच में जाएं, ताकि अगर उन्हें अपना जनाधार मजबूत करना है, उन्हें वोट बैंक वापस से मजबूत करना है, वो वाकई में चाह रहे हैं कि जनता जागरूक हो, तो ये कदम ज्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विदेशी मंच पर इस तरह की बातें रखने का देश में कोई असर पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा पल्लवी, आपकी बात जायज है। विदेश में अगर जाके आप कुछ भी बोले उसका असर यहाँ के आवाम पर आए वो नहीं है। जब आवाम को जरूरत होती है तब आप विपक्ष में, मजबूत विपक्ष में आपको आवाज बनकर सड़क पर आना चाहिए। भाई नोटबंदी, आप नोटबंदी का आपने मुखालफत कर दी सिंबॉलिक, तो मुझे तो ये लगता है कि ये सिंबॉलिक करने से, कहने से लोकतंत्र में बहुत बड़े बदलाव नहीं आते। अगर आपको जनता का सपोर्ट चाहिए, आपको सत्ता में आना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और जो जनता की समस्याएं हैं उसको आवाज देनी पड़ेगी, सड़क पर आना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा आपको। और जनता अगर महसूस करेगी कि वाकई में विपक्ष हमारी आवाज उठा रहा है या हमारी आवाज बन रहा है, तो जनता आपके साथ आएगी। तब आपको जो आप चाहते हैं, अभी सत्ता में वापसी जो चाहते हैं वो वापसी हो सकती है। इस तरीके से नहीं है कि आप विदेशों के सामने या विदेशी मंच के सामने इन सब बातों को बोलेंगे। जहां तक चाइना का उन्होंने बोला, तो देखिए मान लीजिए भाई गलवान घाटी में जिस तरीके से जो हुआ, तो विश्व समुदाय ने भारत का साथ दिया। ये नहीं है कि विश्व बिरादरी शांत बैठी थी, कोई कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है। वहां से आवाजें आई और चाइना के ऊपर बहुत सारा दबाव बना और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि उसे कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने फिर वो कदम उठाए जो उठाना चाहिए था उसे। तो जी पल्लवी, बिल्कुल सर, चीन के मसले पर ही जैसा कि अभी आपने बात छेड़ी है, तो मैं एक बात पूछना यहाँ आपसे चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि चीन ने जिस तरीके से घुसपैठ की है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा देश अंदर से विभाजित है, हमारा देश अंदर से कमजोर है। किस तरह के विभाजन की बात राहुल गांधी की तरफ से की जा रही होगी? क्योंकि मैं देख रही हूँ किसी तरह का विभाजन यहाँ देखने को मिल नहीं रहा। देखिए अंदर से कमजोर कैसे कहते हैं वो कि भी अंदर विभाजन है? देखिए पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो विभाजन कहती हैं, कुछ भी कहें। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है तो आपको सरकार का साथ देना चाहिए और पुरजोर तरीके से संसद है, संसद में आवाज उठानी चाहिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए और जो भी चुनी हुई सरकार है उसको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं और आप जो भी देश हित में कदम लेंगे। होता रहा है पहले, जब भी विदेशी कोई आक्रमण हुआ है या कोई विषम परिस्थितियां आई हैं तो विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहा है और उसमें एक हौसला अफजाई सरकार की है कि भी आप एक्शन लें और आप ये न सोचें कि हम अकेले, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, इवन विपक्ष आपके साथ खड़ा है। तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाता, जनता को भी लगता। बिल्कुल, और अब तो उल्टा होने लगा है। संकट की घड़ी में हमारे देश में विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हुआ नहीं बल्कि खिलाफ खड़ा हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपका शुक्रिया आरपी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक अमेरिका के पूर्व डिप्लोमेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और इस दौरान उन्होंने देश का जो कुछ भी चित्र प्रस्तुत किया है उसको लेकर कई लोग इस समय आपत्ति जता रहे हैं और उनके इन बयानों पर इस समय बवाल भी मचा हुआ है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर चाहे सियासत की हो